हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है संडे स्पेशल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और क्लास कौन सी है आज? द आर्ट ऑफ रीडिंग। पिछले वीक में द हिंदू में या टाइम्स ऑफ इंडिया में जो जो मुश्किल सेंटेंसेस आपने पढ़े, उन सारे सेंटेंसेस को आपके सामने करेंगे ब्रेक। और ब्रेक क्या करेंगे? अपने उनका पोस्टमार्टम ही कर देंगे। हर सेंटेंस में हर वर्ड को उसकी जगह दिखाएंगे, वो वर्ड वहाँ क्यों आया इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। और क्लास में थोड़ा तड़का लगाने के लिए स्पाइसेस का मैंने सेंटेंसेस में कुछ हिडन एरर्स भी ऐड कर दिए हैं। तो अब आप रीडिंग की आर्ट सीखेंगे और रीडिंग के सहारे ग्रामर को कैसे हैंडल किया जाए एग्जाम्स का, ये मैं आपको इस क्लास में सिखाता हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें और ज़रूर से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। 5 मिनट में आपको फील हो जाएगा कि बेसिक लेवल से अंग्रेजी की इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे होती है। चलिए, जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है मॉक टेस्ट पास की, तो टेक्स्ट बुक के प्रो पास पे चल रही है अभी सेल। 615 के प्राइस में आपको मिल रहा है 1 साल का प्रो मॉक पास, जिसमें 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी इंक्लूडेड है, कंबाइंड है। साथ ही आपको आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे मॉक की फॉर्म में, आप इसी पास में उनको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो प्राइस वैसे तो 699 रुपये है, लेकिन इस सेल में आपको 615 रुपये में ये पास एक्सेसिबल है। फ़ायदा लेने के लिए सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो ऑफकोर्स 699 के आसपास दिखाएगा। आप इस पर कूपन लगा लेना YT10। जैसे ही कूपन को आप अप्लाई करेंगे YT10 को, आपका प्राइस घट के हो जाना चाहिए 615 रुपीज़। तो अप्लाई द कूपन एंड सेव योर मनी। द लिंक इज इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस है अपना, द हिंदू से लिया गया है। पढ़ने में मुश्किल है, लेकिन इस सेंटेंस में जितना ये पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने ग्रामर रूल्स की एरर्स फंसा दी हैं। तो आराम से इसको पढ़ेंगे और एक एक करके ब्रेक करके इस वर्ड्स को अपने देखना कि जो है एरर कहाँ पे है। तो पहले पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है जी, पॉलिटिक्स इन टूडेज इंडिया आर आर्ग्यूबली हीटेड देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कह रहा है विच मेक्स इट क्वाइट स्ट्रेंज हाउ थिन स्किन्ड इट्स लीड एक्टर्स समटाइम्स टर्न आउट टू बी। कह रहा है जो पॉलिटिक्स है यानी कि राजनीति है, और कहाँ की? आजकल की, टुडेज की। और यहाँ की बात कर रहा है इंडिया की, भारत में आजकल की जो राजनीति है वो आर्ग्यूएबली बहुत हीटेड है। देखिए, आर्ग्यूएबली मतलब ये वर्ड अच्छे से करवाया हुआ आपको, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं यकीनन। ऐसी चीज़ जिसको आर्गुमेंट के सहारे प्रूव किया जा सके, तो वो चीज़ यकीनन ही है, सही है, तो उसको अपने बोलते हैं आर्ग्यूएबली। कह रहे जी जो राजनीति है आजकल के भारत में, यकीनन तौर पे आर्ग्यूबली वो ज़्यादा गर्म है। और बजाय किसके? देन लगा के बता रहा है, किसी भी जगह के या एनीवेयर के दुनिया में, वर्ड में। और कह रहा है ये वही चीज़ है विच जो बना देती है इस पॉलिटिक्स को इतना स्ट्रेंज या इतना विचित्र या इतना अजीबोगरीब कि कितने चमड़ी वाले या पतली चमड़ी वाले, थिन स्किन वाले हमारे लीड एक्टर्स यानी पॉलिटिक्स के बड़े नेता कभी कभी निकल करके आते हैं, टर्न आउट टू भी होते हैं। अब ये लास्ट वाला पोर्शन आपको समझ नहीं आया होगा, इसके लिए आपको एक वर्ड समझना होगा, थिन स्किन्ड। थिन स्किन्ड यानी ऐसा आदमी जिसकी चमड़ी पतली है, यानी उसको छोटी मोटी क्रिटिसिज्म, छोटा मोटा ऑफेंसिव रिमार्क जो है वो भी सहन नहीं होता। भाई चमड़ी पतली है ना, आप उसको कुछ भी बोल दो, हल्का सा टच भी करोगे तो भी उसको दर्द हो जाएगा। तो थिन स्किन्ड ऐसे लोगों को बोला जाता है जो कुछ सहते ना हो। इसका बिल्कुल उल्टा होता है थिक स्किन्ड, मोटी चमड़ी वाले। ऐसे लोग जिनको आप कुछ भी बोल लो उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज है, बड़ा अजीबोगरीब बात है कि भारत की पॉलिटिक्स हीटेड तो है, लेकिन फिर भी हमारे नेता बहुत थिन स्किन्ड हैं, बहुत जल्दी ऑफेंसिव हो जाते हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। चलिए, इस सेंटेंस का मीनिंग निकाला आपने, अब इसको करेंगे ब्रेक, और ब्रेक करके ही एरर्स को अपने को ढूंढना है। ब्रेक करने के लिए आराम से ठंडे दिमाग से ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ना, इसको एक बार देखो। ये स्ट्रक्चर में जो हर लाइन देख रहे हो ना आप, इस तरीके से आपको सेंटेंस को प्रोसेस करना है दिमाग में। समझ पा रहे हो? अगर आपको सीखना है सच में और मास्टरी चाहिए आपको इंग्लिश में, मीनिंग निकाल सको, ग्रामर को हैंडल कर सको, वोकैब को हैंडल कर सको, तो ये छोटे छोटे पोर्शन आपको बनाने आने चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स एक नाउन है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। याद रखें, सेंटेंस का पहला जो नाउन जिससे पहले कोई प्रेपोजिशन या वर्ब ना हो,
यानी वो एक आवारा नाउन हो जो किसी वर्ब प्रेपोजिशन से ना जुड़ा हो, उसको हम बोल देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का पहला नाउन जिससे पहले कोई वर्ब या प्रेपोजिशन ना हो, उस नाउन को हम बोलते हैं आवारा नाउन या सब्जेक्ट। आवारा होगा तभी सब्जेक्ट बनेगा, अगर किसी और का चेला है तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो पॉलिटिक्स बन गया इस सेंटेंस में सब्जेक्ट। और पॉलिटिक्स कब की है, कहां की है? पॉलिटिक्स है भारत की, आज के भारत की। पॉलिटिक्स के बारे में इस पूरे फ्रेज ने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। पॉलिटिक्स ब्रिटेन की नहीं है, पॉलिटिक्स 100 साल पुरानी नहीं है, पॉलिटिक्स भारत की है और पॉलिटिक्स आज की है। तो इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया नाम का प्रॉपर नाउन, आई बड़ा है। प्रॉपर नाउन आप समझते हैं जो किसी रियल चीज की बात करता हो, किसी इंसान की, किसी जगह की, है ना। और टुडेज नाम का एडजेक्टिव इस प्रॉपर नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है आज के भारत में। तो मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये जो आप पूरा फ्रेज देख रहे हो ना, प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, भाई साहब ये फ्रेज हमारे सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पॉलिटिक्स कौन सी? आज के भारत की। चलिए, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वर्ब रखी हुई है आगे। पॉलिटिक्स एक प्लूरल नाउन है, पीछे एस आ रहा है तो वर्ब भी प्लूरल है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 पॉलिटिक्स, वर्ब नंबर 1 सेंटेंस की आर। अब देखो पॉलिटिक्स कैसी है। पॉलिटिक्स है हीटेड। हीटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हीट यानी गर्मी, नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में हीट का मतलब होता है किसी चीज को गर्म करना। हीटेड यानी गर्म, जो चीज पहले से ही उफान खा रही हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव आया हुआ है, और याद रखें वर्ब के बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर, 5 वर्ब्स याद रखें, बी फैमिली की वर्ब्स होती हैं। अगर इनके बाद में आपको कोई एडजेक्टिव मिले या कोई नाउन मिले तो वो कुछ और नहीं होता, वो सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट करने वाला एडजेक्टिव या नाउन होता है। जैसे आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। एम के बाद में गुड नाम का एडजेक्टिव मिल गया आपको। मैं ही अच्छा हूं और अच्छा ही मैं हूं। आई जो है गुड के लिए आया, गुड जो है आई के लिए आया। समझ पा रहे हो ना। शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। इज के बाद में एक टीचर नाम का नाउन आ गया, इज के बाद में एक टीचर नाम का नाउन आ गया, तो टीचर ही वो है और वो ही टीचर है। वैसे ही पॉलिटिक्स आर हीटेड, पॉलिटिक्स ही हीटेड है, हीटेड ही पॉलिटिक्स है। तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में दे देता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आर्ग्यूएबली यहां पे एक एडवर्ब है, हीटेड है लेकिन यकीनन तौर पे हीटेड है, निश्चित ही हीटेड है। आर्ग्यूएबली यहां पे किसी चीज के सर्टेन होने की बात कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की सर्टेनिटी को बता रहा है। शायद नहीं है, निश्चित तौर पे हीटेड है। आर्ग्यूएबली यहां पे वर्ब के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाली एडवर्ब है। अब देखो हीटेड किसके मुकाबले है? पॉलिटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है और आर जो इसकी वर्ब है, ये किसके मुकाबले हीटेड है? THAN देन लगा करके अंग्रेजी में दो चीजों का किया जाता है मुकाबला या कंपैरिजन। तो इसने देन नाम की प्रेपोजिशन लगाई, ये कंजंक्शन भी है, याद रखें प्रेपोजिशन भी है, दोनों तरीके से काम करती है। इसने देन नाम की प्रेपोजिशन लगा के बताई एनीवेयर, दुनिया में कहीं से भी ज्यादा हीटेड है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड से। समझ गए ना, एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक जगह का नाम है भाई, कहीं भी दुनिया में, तो कहीं भी तो एक जगह ही होगी ना। भारत का इसने या भारत की पॉलिटिक्स की दुनिया में किसी भी जगह की पॉलिटिक्स से कंपैरिजन कर दिया, इस्तेमाल किया इसने देन का। एनीवेयर एक नाउन है, इन द वर्ड एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है वर्ड। एनीवेयर कहां पे? एनीवेयर इन द वर्ड में। एकदम तसल्ली से ये पूरा सेंटेंस अब हमने यहां से लेकर के यहां तक का क्लोज कर दिया, ब्रेक। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब इसकी नंबर 1 आर। देन से कंपैरिजन किया हमने भारत की पॉलिटिक्स का एनीवेयर इन द वर्ल्ड से। हीटेड यहां पे एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। आर्ग्यूबली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है निश्चित तौर पे या यकीनन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है विच। देखिए विच नाम का जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो इसकी वर्ब भी है, जो कि बनाता है, विच मेक्स। विच का मतलब क्या है? जो कि, जो कि बनाता है इस चीज को काफी स्ट्रेंज, इस चीज को बड़ा अजीब। यहां पे विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है किसी नाउन के लिए नहीं आया है। जनरली रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आते हैं, है ना। ये वही मेरा पेन है जो कि खो गया था पिछले हफ्ते। दिस इज माई पेन विच वॉज लॉस्ट अ वीक अर्लियर। पेन के लिए विच आएगा, ये मेरा वही पेन है जो खो गया था पिछले हफ्ते। लेकिन जनरली विच नाम का रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एक और काम होता है,
ये जो पहले पूरी बात कही गई है उसके लिए भी आ जाता है। यहां पे जो ये चीज स्ट्रेंज बनाता है वो इस पूरी बात को स्ट्रेंज बनाता है। भारत में पॉलिटिक्स बड़ी गर्मजोशी वाली है दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह के मुकाबले, और यही बात बनाती है इस चीज को काफी स्ट्रेंज। विच की वर्ब है मेक्स, प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट है इट, और इट वर्ब, इट नाम के ऑब्जेक्ट के लिए एक एडजेक्टिव आया जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं बहुत टेक्निकल ना जाकर के ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ये बाकी कॉन्सेप्ट्स आपको बेसिक्स में करवाए हुए हैं। भाई ये चीज बनाती है इस बात को बड़ा अजीब। इट को अगर आपने मेक वर्ब का ऑब्जेक्ट माना, जो कि बनता भी है, तो इट के लिए ही अजीब आया है। और वर्ब के या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के लिए जब भी कोई एडजेक्टिव या नाउन आए उसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो ये चीज़ बनाती है इस बात को काफ़ी स्ट्रेंज, विच आया है इस पूरी चीज़ के लिए। और क्या स्ट्रेंज बनाती है? स्ट्रेंज ये बनाती है कि कैसे या कितना, हाउ, कैसे या कितना पतली चमड़ी वाले हमारे लीड एक्टर्स यानी बड़े नेता कभी कभी टर्न आउट होते हैं या निकल करके आते हैं। टर्न आउट टू बी होना, निकल करके आना, ठीक है ना। ये टर्न आउट टू बी पूरा फ्रेज है। शी टर्न आउट टू बी एफ एनिमी, वो एक दुश्मन निकल करके आई। ही टर्न आउट टू बी ए लायर, वो एक झूठा निकल करके आया। बाद में आप कैसे निकल करके आते हैं? यू टर्न आउट टू बी समथिंग। चलिए, तो इट्स लीड एक्टर सब्जेक्ट नंबर 3 बन जाएगा। टर्न आउट इसकी वर्ब बन जाएगी, एक फ्रेजल वर्ब है। समटाइम्स एक एडवर्ब बन जाएगी, कभी कभी ये निकल करके आते हैं समटाइम्स। थिन स्किन जो है वो लीड एक्टर्स के लिए आया है। कितने थिन स्किन ये हो सकते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, पतली चमड़ी वाले बड़े हमारे नेता लीड एक्टर्स। हाउ एक एडवर्ब है, इस थिन स्किन नाम के एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। चलो, बहुत टेक्निकल जिन बच्चों को लग रहा है अब वो आसान भाषा में समझें कि एरर क्या थी। देखो जी, इसमें 3-4 एरर्स, एक नहीं है। पहली एरर आपको यहां मिलनी चाहिए कि जो पॉलिटिक्स नाम का नाउन है जिसको आपने ब्रेक करके समझा कि इसकी वर्ब आर है, जो कि देखने में सही लग रही है, ये सही नहीं है भाई साहब। पॉलिटिक्स एक ऐसा नाउन अंग्रेजी में जो पीछे एस लेता है लेकिन ये सिंगुलर होता है। ऐसे धोखा देने वाले नाउन्स हमारे पास बहुत सारे हैं और इनको मैंने चुन के अलग से पकड़ के एक लिस्ट बना रखी है। जहां ये दिख जाए ये धोखेबाज नाउन्स, वहीं समझ लेना वर्ब के साथ ये कुछ ना कुछ चक्कर चलाएंगे। जैसे ये बीमारियां हैं, एड्स, पीछे एस लगा हुआ है, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज, कितना भी एस लग जाए आपको ये बीमारियां हमेशा सिंगुलर ट्रीट करनी है। एक ही तो बीमारी है, डायबिटीज यानी मधुमेह, एड्स यानी आप समझते हैं रिकेट्स, मम्प्स का हिंदी में कुछ नाम शायद नहीं होता। वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स राजनीति, थर्मोडायनेमिक्स, सोशल स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अर्थव्यवस्था को बोलते हैं, अर्थशास्त्र को बोलते हैं इकोनॉमी, है ना। राजनीति शास्त्र को बोलते हैं पॉलिटिक्स, या फिर राजनीति को बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो ये भी सिंगुलर है, पीछे एस कितना भी लग जाए इन पे धोखा मत खाना। फिर 2 खेल हैं, गेम्स हैं, बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स, पीछे एस आता है लेकिन दोनों सिंगुलर गेम्स हैं। फिर 3-4 अलग से नाउन्स हैं अपने पास, शैम्बल्स, मीन्स और एथोस। एथोस का मतलब होता है न्यायशास्त्र, मीन्स का मतलब होता है जरिया, और शैम्बल्स का मतलब होता है अराजकता। तीनों सिंगुलर नाउन्स हैं, पीछे एस लगा होगा लेकिन सिंगुलर वर्ब लेंगे। इनफैक्ट शैम्बल्स तो अपने आगे अ भी लेता है, अ शैम्बल्स ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर 3-4 अलग से नाउन्स भी हैं, सीरीज, वेयर अबाउट्स और स्पीसीज। इनकी खासियत ये है, ये नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। आप चाहे इनको सिंगुलर ट्रीट करें चाहे प्लूरल ट्रीट करें, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना है। अगर एक प्रजाति है तो भी स्पीसीज, एक से ज्यादा है तो भी स्पीसीज, एक सीरीज है तो भी सीरीज, एक से ज्यादा है तो भी सीरीज। एक वेयर अबाउट्स है, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता, एक आदमी का अता पता तो भी वेयर अबाउट्स, एक से ज्यादा का पता तो भी वेयर अबाउट्स। चलो क्वेश्चंस दिखाओ इन पे। द ह्यूमन स्पीसीज हैज या हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निजेंस एंड एप्टीट्यूड। आदमी की प्रजाति के पास सबसे ऊंचे दर्जे का, हाईएस्ट लेवल का कॉग्निजेंस है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है समझने की ताकत, और एप्टीट्यूड का मतलब होता है तर्क शक्ति। तो हमारे पास सबसे अच्छी अनुभूति और समझने की ताकत और तर्क शक्ति है। ह्यूमन स्पीसीज, आदमी की प्रजाति की बात हो रही है, एक सिंगल स्पीसीज की बात हो रही है, वर्ब आएगी हैज, पीछे एस लगा हुआ है लेकिन वर्ब सिंगुलर है।
मैनी एनिमल स्पीसीज हैज या हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, बहुत सारी जानवरों की प्रजातियों में भी सोचने और समझने की क्षमता है। मैनी एनिमल स्पीसीज यानी बहुत सारी प्रजातियों की बात हो रही है, वर्ब लगेगी प्लूरल। ठीक है, तो स्पीसीज वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है वर्ड, स्पीसीज नाउन प्लूरल भी हो सकता है। आपको लास्ट वाले 3 पे खास ध्यान देना है, बाकी वाले तो मैंने आपको बता ही दिया सिंगुलर है। जैसे हिज डायबिटीज या हर डायबिटीज हैज या हैव एंटर्ड अ डेंजरस फेज, उसका मधुमेह एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे आ चुका है, डेंजरस फेज में आ चुका है। डायबिटीज एक बीमारी है, सिंगुलर ट्रीट होगी, हैज एंटर्ड लिखूंगा, हैव एंटर्ड नहीं लिखूंगा। बीच में भी मीन्स का मतलब होता है जरिया, तो जब भी मैं मीन्स का इस्तेमाल करता हूं अ मीन्स लिखता हूं मैं, ये मीन्स वर्ड जरिया के लिए हमेशा अ, ऑल, है ना, इस तरीके से कोई एडजेक्टिव अपने आगे लेगा। तो चलिए, अगर ऐसा है तो इस केस में पॉलिटिक्स के बाद में आर गलत था, आपको लगाना था इस। पॉलिटिक्स इन टूडेज इंडिया इज आर्ग्यूबली हीटेड देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चलो दूसरी एरर, ये तो पहली बहुत आसान थी, मेरे ख्याल पकड़ ही ली होगी आपने। दूसरी करवा दें? दूसरी ये है, जब भी दो चीजों को कंपेयर करें तो देन का इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखें कंपैरेटिव डिग्री भी लगाई जाए। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? गुड यानी अच्छा, बेटर यानी बेहतर, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा। तो द बेस्ट तो आप लिखते ही हैं, तो आपको पता ही है। लेकिन जब दो चीजों को बेहतर कर रहे हो एक से दूसरी चीज को, देन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहले वाली डिग्री देख लेना एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हो। तो आर्ग्यूबली हिटेड नहीं, आपको यहां पे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिखना होगा मोर हिटेड। समझ गए? चलो, अब इसका उल्टा सही नहीं है। अगर मान लीजिए सेंटेंस इतना ही होता, बाकी का उड़ा दूं मैं सारा, फिर ऐसा नहीं है सर मोर हिटेड लगाए तो देन कहां चला गया। अगेन मैं यही बोल रहा हूं, देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो देन आने की कोई गारंटी नहीं है। समझ पा रहे हो? पॉलिटिक्स इन इंडिया इज टुडे, इन टुडेज इंडिया इज मोर हेटेड। मैं इतना बोल के भी छोड़ सकता हूं, आजकल की भारत की राजनीति ज्यादा गर्म है, तो अपने आप ही अंडरस्टूड है कि ज्यादा गर्म है आजकल की, यानी पुराने टाइम से गर्म है, तो आगे देन नहीं लगा तो भी चलेगा। तो ये बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, सर मोर हीटेड लिखा था, कंपैरेटिव डिग्री थी, देन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? जरूरी नहीं है हो, लेकिन अगर हो गया तो फिर कंपैरेटिव डिग्री आपको लगानी ही है, ऐसे आपको समझना है। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट करवाएं आपको। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड के बाद में एल्स आपको लिखना चाहिए। और ये क्यों? ये कॉन्सेप्ट लास्ट वीक में आया भी था अच्छे से। कंपैरेटिव डिग्री जो है ना, वो सेल्फ कंपैरिजन करने से बचती है। अब ये कैसे बनेगा देखो, माउंट एवरेस्ट इज हाई देन K2, माउंट एवरेस्ट ऊंचा है K2 नाम की पहाड़ की चोटी से। भाई माउंट एवरेस्ट भी एक पहाड़ की चोटी है, K2 भी है, तो यहां पे मुझे कंपैरिजन के लिए हायर लिखना होगा। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। दूसरा देखो, माउंट एवरेस्ट इज वेरी या मोर हायर देन K2, माउंट एवरेस्ट K2 से बहुत ज्यादा ऊंचा है। मान लीजिए K2 है 100, एवरेस्ट है 110, तो ये थोड़ा ऊंचा हो गया। पर मान लीजिए एवरेज है 190, 290, तो मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए जब बहुत ज्यादा वाली बात करनी हो तो अंग्रेजी में वेरी और मोर का इस्तेमाल नहीं होता एडजेक्टिव से पहले। तो क्या लगता है इनसे पहले? कंपैरेटिव डिग्री से लगता है मच। ठीक है ना? तो या फार भी लग जाता है, मच या फार। तो माउंट एवरेस्ट इज मच हायर देन K2। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखें एडजेक्टिव का, कभी भी एक एडजेक्टिव से पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले अगर एडवर्ब लगानी हो तो वो लगती है मच या फार, मच हायर या फार हायर। अब देखो ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी माउंटेन पीक। माउंट एवरेस्ट ऊंचा है किसी भी माउंटेन पीक से, किसी भी माउंटेन पीक से। मान लीजिए दुनिया में 11 माउंटेन पीक्स हैं, 10 तो हो गई इधर उधर की, एक हो गया एवरेस्ट। ठीक है, टोटल कितनी होगी? टोटल 11 हो गई। मैं कह रहा हूं जी माउंट एवरेस्ट दुनिया की किसी भी माउंटेन पीक से ऊंचा है, तो इसका मतलब ये हो गया मैंने माउंट एवरेस्ट को सारी की सारी 11 माउंटेन पीक्स या पहाड़ की चोटियों से कंपेयर कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि 11 में तो एवरेस्ट खुद भी आ गया ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? सेल्फ कंपैरिजन हो गया। मैं कह रहा हूं आप अपनी क्लास में सब किसी से भी ज्यादा लंबे हो, तो आपकी क्लास में तो आप भी तो हो, तो इसका मतलब आप खुद से भी लंबे हो गए।
पूरी क्लास की बात कर दी और किसी का भी नाम ले दिया। तो याद रखें, जब भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ में ऑल, एनी, एनीवन, एवरीवन, नो वन या नन ऐसे वर्ड यूज हो तो आप सेल्फ कंपैरिजन कर बैठते हैं जाने अनजाने, और उस केस में आपको अदर नाम के वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर एनी, एवरी, नन ऐसा मिल जाए तो एल्स नाम के वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ा नेचुरल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। माउंट एवरेस्ट ऊंचा है किसी भी दूसरी माउंटेन पीक से, एनी अदर माउंटेन पीक। अदर लगने से मैंने 11 माउंटेन पीक्स थी, उनमें से एवरेस्ट को बाहर कर दिया और बाकी 10 से उसका कंपैरिजन कर दिया। ठीक है ना। ऑल अदर भी लिख सकते थे, एनी अदर भी लिख सकते थे। चलो, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल माउंटेन पीक्स। अगेन वही बात हो रही है, यहां पे हायर किया, यहां पे हायर लिखा हुआ है, लेकिन ऑल के बाद में आपको ऑल अदर लिखना पड़ेगा, तभी आप सेल्फ कंपैरिजन को अवॉइड करेंगे। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट ऊंचा है सारी माउंटेन पीक से दुनिया में। देखो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री थी, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री है, द हाईएस्ट। इज एम आर वॉजवर के बाद में द को अपने ओमिट कर देते हैं, तो यहां लिखा हुआ है अंडरस्टूड है। दिमाग में आपके ये आएगा सर सबसे ऊंचा है, सारी माउंटेन पीक्स आ गई, तो फिर वही बात कर देता हूं, ऑल अदर लिख देता हूं। लेकिन याद रखना, ये आप अदर और एल्स लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री से जब सेल्फ कंपैरिजन हो रहा हो। सुपरलेटिव डिग्री जो है हमेशा ग्रुप में से ही होती है, उसमें सेल्फ कंपैरिजन होगा ही नहीं, नेचुरली नहीं होता। आप क्लास में सबसे लंबे हैं, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, वो सबसे ज्यादा धनवान है, इलॉन मस्क सबसे ज्यादा रिच है, तो ये सब चीजें जब आप करते हैं सबसे ज्यादा वाली, इसमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि सबका पार्ट आप नहीं बनेंगे, तो इनके बाद में ये अदर लगाने वाली गलती मत करना। ठीक है, कंपैरेटिव के बाद लगाओ, सुपरलेटिव के बाद में मत करना। सिमरन्स आंसर वॉज बेटर देन एनीवन्स इन हर क्लास। सिमरन का आंसर बेहतर था अपनी क्लास में और किसी और से। भाई एनीवन मतलब उसी क्लास में सब आ गए, सिमरन भी आ गई, सिमरन का आंसर अपने आंसर से भी अच्छा हो गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एनीवन एल्सिस। ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी एस तो लगाना ही है, ये आंसर के लिए आया है। सिमरन का आंसर किसी और के आंसर से अच्छा था, तो बेटर देन एनीवन्स नहीं, बेटर देन एनीवन एल्सिस इन हर क्लास। तो एनीवन एवरीवन के बाद में एल्स का इस्तेमाल हो, ऑल और एनी के बाद में अदर का इस्तेमाल हो। स्मिता वॉज टॉलर देन ऑल हर को वर्कर्स। ये लास्ट वाला सेंटेंस उनके लिए जो लकीर के फकीर बन जाते हैं। स्मिता लंबी थी अपने सभी सहकर्मियों से। देखिए, आपके सहकर्मियों में आप शामिल नहीं हैं भाई, ऑफिस के स्टाफ में आप शामिल हैं, सहकर्मियों में आप शामिल नहीं हैं। सहकर्मी तो आपके वो हो गए ना जो आपके साथ काम कर रहे हैं, कुलीग्स, अपने कोवर्कर्स। तो स्मिता अपने कोवर्कर्स से लंबी थी, तो ऑल अदर लिखने की जरूरत नहीं है। कोवर्कर्स जो है स्मिता खुद की नहीं हो सकती। हाँ, ये कह सकता हूं मैं, स्मिता वॉज टॉलर देन ऑल अदर स्टाफ इन हर कंपनी। अपनी कंपनी के बाकी स्टाफ से वो लंबी थी। समझ पा रहे हो? पूरा स्टाफ में स्मिता आएगी, लेकिन कोवर्कर्स की लिस्ट में स्मिता अपना खुद का कोवर्कर वैसे भी नहीं हो सकती। जब वो अपना कोवर्कर हो ही नहीं सकती, तो फिर उसका कंपैरिजन सेल्फ से हो ही नहीं रहा, तो फिर यहां पे अदर लगाने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला थोड़ा सा, ठीक है ना, और थर्ड ऑर्डर थिंकिंग आपको करवा रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट पे। चलो, कॉन्सेप्ट डिटेल में इसीलिए करवा रहे हैं भाई, जो 10वीं 11वीं का बच्चा भी है वो भी सीख सके, समझ सके अंग्रेजी को, है ना। तो इस केस में यही होना चाहिए। इज मोर हिटेड देन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एनीवेयर इन वर्ल्ड में ऑलरेडी इंडिया आ चुका है, इंडिया को इंडिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो ये थी इसमें 3 एरर्स। मजा आया? चलो सेकंड सेंटेंस पे बढ़ते हैं। आराम से पढ़ना है, इसको ब्रेक करो, मीनिंग निकालो, और अगर एरर्स दिख रही हो तो पहले से खुद से चेक करो कहां है। चलो करवा दें। कह रहा है जी, डीपर द टाइज बिटवीन रशिया एंड ईरान, द मोर कंसर्न्ड द यूएस एंड इट्स अलाइज बिकम। कह रहा है जी, ज्यादा जितने गहरे, डीपर रिश्ते जो हों या टाइज हों रशिया ईरान के बीच में, जितने गहरे ज्यादा, डीपर ज्यादा रिश्ते हों दोनों कंट्रीज के बीच में, उतना ही कंसर्न्ड या चिंतित हो जाता है अमेरिका और उसके एलाइज बिकम, है ना, हो जाते हैं। जितना ऐसा उतना ऐसा, डीपर द टाइज द मोर कंसर्न्ड
यूएस एंड इट्स अलाइज बिकम। कह रहा है आगे, ऑल्दो हालांकि ट्रम्प्स अप्रोच टू सैंक्शंस इज ट्वाइस मोर एग्रेसिव देन बिडेन्स डिफेंसिव स्टांस। हालांकि ट्रंप की जो अप्रोच है, रवैया है प्रतिबंधों को लेकर के, सैंक्शंस को लेकर रशिया ईरान पे, वो दुगना एग्रेसिव है, ट्वाइस मोर एग्रेसिव है बजाय बाइडन के डिफेंसिव स्टांस के, उसकी उस पोजीशन के जिसमें बाइडन एग्रेसिव ना होकर डिफेंसिव होते थे। मीनिंग निकाला इसका मोटा मोटा। चलो, ये सबसे जरूरी काम था, मीनिंग जो निकालना था, है ना। अगर मीनिंग ना निकाल पा रहे हो तो इस सेंटेंस को आपको इस स्ट्रक्चर में तोड़ देना चाहिए। डीप यानी गहरा, डीपर यानी ज्यादा गहरा। तो ज्यादा गहरा जो रिश्ता है जितना रशिया और ईरान के बीच, ये स्ट्रक्चर आपको अभी करवाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री प्लस में फिर से कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो जितना ये उतना वो। तो जितना ज्यादा गहरा ये रिश्ता हो ट्रंप, रशिया और ईरान के बीच में, उतने ज्यादा परेशान, कंसर्न्ड यूएस और उसके दोस्त बन जाते हैं, बिकम हो जाते हैं। ऐसे आपको दिमाग में प्रोसेस करना है। कह रहा है जी, हालांकि ऑल्दो ट्रंप की अप्रोच जो है सैंक्शंस को लेकर के, वो दुगनी ज्यादा अग्रेसिव है। अप्रोच सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। अप्रोच किस चीज को लेकर के? टू सैंक्शंस, सैंक्शंस को लेके, टू प्रेपोजिशन, सैंक्शंस इसका ऑब्जेक्ट। तो ये दुगनी ज्यादा एग्रेसिव है, आक्रामक है, ट्वाइस मोर एग्रेसिव है। और किसके मुकाबले? देखो, मोर एग्रेसिव लिखा तो कंपैरेटिव डिग्री लगाई, साथ में देन लगाया और कंपैरिजन कर दिया बाइडन की डिफेंसिव स्टांस के सामने, बाइडन के खुद को बचाने वाली पोजीशन के सामने। ठीक है ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट जो आपने अभी सीखा, देन लगेगा तो आगे कंपैरेटिव डिग्री आएगी, मोर एग्रेसिव, कंपैरिजन के लिए आपको लिखना होगा। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। गलती कहां हुई हमसे? पहले आसान वाला करवा दूं? चलो पहले आसान वाला करो। इजी वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, जब भी आपको ट्वाइस, थ्राइस, ट्वाइस यानी टू टाइम्स, थ्राइस यानी थ्री टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम, मिलियन टाइम, 1000 टाइम, जब भी ऐसा कुछ फ्रेज लिख करके मिला हुआ है, लिखा हुआ मिले, है ना, 3 टाइम्स यानी 3 गुना, 100 टाइम्स यानी 100 गुना, कितने भी टाइम्स हो, उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री अंग्रेजी में नहीं लगाई जाती। इसके पीछे लॉजिक कम है और कन्वेंशन ज़्यादा है। कन्वेंशन यानी परंपरागत तरीके से अंग्रेजों ने अंग्रेजी को कैसे बनाया, लिखा और बोला। लॉजिक कम है इसके पीछे। लॉजिकली तो लग जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने लगाया ही नहीं कभी, पिछले 100 सालों में, 200 सालों में लगाया ही नहीं। तो इसलिए अंग्रेजी में 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 100 टाइम, 20 टाइम, जो भी लिख रहे हो, टाइम्स के बाद में कंपैरेटिव डिग्री हम नहीं लगाते हैं। तो ये याद रखने वाला रूल है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट अंग्रेजी का जो आपको याद रख के आदत बनानी है कि इसको मैं कभी यूज ना करूं। तो करना क्या है? चाइनाज इकोनॉमी इज 3 टाइम्स लार्जर देन इंडिया। चाइना की इकोनॉमी 3 गुना बड़ी है भारत से। 3 टाइम्स जो आपने लिखा, ये इसके बाद में लार्जर गलत है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जिससे कंपेयर किया गया उस देन को निकाल देना है, फिर जो लार्जर या जो भी कंपैरेटिव डिग्री लगाई उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देना है। एक एज इसके पहले लगा देना है, एक एज इसके बाद में लगा देना है। चाइनाज इकोनॉमी इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज इंडिया। समझ गए? ये काम कर दोगे, ये लार्जर वाला इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। लार्जर का आर निकाल दो, यानी इसको पॉजिटिव डिग्री बना दो, देन को हटा दो, इसकी जगह एज लिख दो और एक एज टाइम्स के बाद में या लार्ज से पहले लिख दो। फर्स्ट सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन? अब जिन बच्चों को फर्स्ट सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन प्यारे बच्चों को क्या करना है? अपना कान मरोड़ लेना है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा ना हो एक कॉन्सेप्ट सीखा और दूसरा भूल गए। अरे भाई, ये सेंटेंस अभी भी गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि आप चाइना की इकोनॉमी को भारत से कंपेयर कर रहे हो, भारत की इकोनॉमी से कंपेयर नहीं कर रहे। आपको भारत की इकोनॉमी से कंपेयर कर देना है। भाई, चाइना की इकोनॉमी भारत से कैसे बड़ी हो सकती है? चाइना की अर्थव्यवस्था तो बनती है डॉलर में, ट्रिलियन में। भारत बनता है लैंड से, वाटर से, सरकार से। तो दो चीजें कंपेरेबल थोड़े ना। इकोनॉमी और इंडिया कैसे कंपेयर होंगे? हाँ, ये बोलो चाइना की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से 3 गुना बड़ी है। तो चाइनाज इकोनॉमी इज 3 टाइम्स लार्जर देन इंडिया ना लिख के लिखें इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है? ये एज करके ये लार्ज बना दिया, लेकिन लास्ट वाला मिस मत करना। इस केस में आप इकोनॉमी को हटा भी सकते हैं, इंडियाज लिख देंगे तो भी अंडरस्टूड होता है, आपको पता होगा। 3 टाइम्स एज लार्ज एज इंडिया भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना? इंडियाज।
Iran's influence in the Middle East is now twice stronger than it was a decade ago, despite international sanctions. ईरान का जो प्रभाव है मिडल ईस्ट में वो अब दुगना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्वाइस स्ट्रॉन्गर है, बजाय जो एक दशक पहले हुआ करता था, बजाय इंटरनेशनल सैंक्शंस के, बजाय अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस के, प्रतिबंध के। चलिए, ईरान के इन्फ्लुएंस को कंपेयर किया जा रहा है एक दशक पहले से, जो इन्फ्लुएंस हुआ करता था उससे। ट्वाइस स्ट्रॉन्गर गलत है, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लिखा, ट्वाइस लिखा, एक ही बात है। स्ट्रॉन्गर की जगह मुझे स्ट्रॉन्ग लिखना होगा, एक एज इससे पहले, एक एज इसके बाद में, और देन को यहाँ से निकाल देना होगा। तो ईरान इन्फ्लुएंस इन द मिडल ईस्ट नाउ ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज अ डेकेड अगो डिस्पाइट इंटरनेशनल सैंक्शन। तो अगर ऐसा ही चले तो यहां भी क्या करोगे आप, ट्वाइस मोर एग्रेसिव गलत हो जाएगा, आप लिखेंगे ट्वाइस या 2 टाइम्स एज एग्रेसिव एज, देन निकाल देंगे बाइडेंस डिफेंसिव स्टांस। ये थी आसान वाली एरर, कंपैरेटिव डिग्री स्पेशल क्लास है अपनी आज की, है ना। अब देखो वो वाली एरर जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी आसान है वैसे तो। ये स्ट्रक्चर समझ लेना एक अंग्रेजी में, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री। जितना ठंडा उतना अच्छा, जितना तेज उतना जल्दी, जितना ऊंचा उतना रिस्की, समझ गए। जितना महंगा, जितना उतना जब भी करना हो तो द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। द फास्टर यू ड्राइव मोर डेंजरस इट बिकम्स। जितना तेज आप गाड़ी चलाएंगे, ड्राइव करेंगे, उतना डेंजरस ये काम बन जाता है, या उतना डेंजरस आपका ड्राइव करना बन जाता है। जितना तेज चलाओगे उतना ही रिस्की है ना। तो यहाँ पे द फास्टर लिखा आपने, द प्लस में कंपैरेटिव डिग्री, जितना तेज, तो यहाँ पे द मोर डेंजरस लिखना चाहिए था, द प्लस में कंपैरेटिव, द प्लस में कंपैरेटिव। तो द को मिस नहीं करना है, ठीक है। तो मोर डेंजरस की जगह द मोर डेंजरस लिख देना। द एक्सपेंसिव द आइटम द हायर द टैक्स ऑन लेविड ऑन इट। जितनी एक्सपेंसिव आइटम, जितनी ज़्यादा महंगी आइटम, उतना ही ज़्यादा टैक्स जो इस पर लगाया जाता है, लेवी किया जाता है। द एक्सपेंसिव द हायर, यहाँ पे कंपैरेटिव लगी द से, लेकिन यहाँ पे द के बाद में पॉजिटिव डिग्री लगा रखी है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा द मोर एक्सपेंसिव, ठीक है ना। ये एक्सपेंसिव को कॉस्टली बोलते हैं, तो कॉस्टली की कंपैरेटिव डिग्री होती है कॉस्टलियर। तो द कॉस्टलियर द आइटम या द मोर एक्सपेंसिव द आइटम द हायर द टैक्स। द को नहीं भूलना है और कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं भूलनी है, दोनों को देखना है, दोनों होने चाहिए। द कोल्डर द ड्रिंक इज बेटर इट टेस्ट। जितनी ठंडी ड्रिंक होगी उतना ही ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। द प्लस में कोल्ड की कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर, सही है, लेकिन यहाँ पे गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर से पहले द नहीं लिखा हुआ, तो द बेटर इट टेस्ट। चलो, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अब इस पे अप्लाई कर दो। डीपर द टाइज बिटवीन दीज 2 कंट्रीज द मोर कंसर्न यूएस एंड लाइज बिकम। यहां पे तो लगा हुआ है द प्लस में कंपैरेटिव, द प्लस में मोर कंसर्न कंपैरेटिव डिग्री लगा रखी है, लेकिन यहां पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगना चाहिए था, तो द डीपर द टाइज द मोर कंसर्न इट या दे बिकम, ठीक है। तो ये एरर नंबर 2 है, यहां पे द का इस्तेमाल होना चाहिए। फर्स्ट एरर में क्या था, ट्वाइस मोर एग्रेसिव की जगह ट्वाइस एज एग्रेसिव एज, है ना, देन निकाल के बाइडेंस डिफेंसिव स्टांस। चलिए, क्लास को करेंगे रैप अप। 5 जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, 5 कॉन्सेप्ट इस क्विज पे अप्लाई होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ट्राई करो इसको कमेंट सेक्शन में। इस क्विज में जो, इस क्वेश्चन में जो आपको एरर्स मिली है ना 4-5, सारी की सारी एरर्स मैं फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे डाल रहा हूं, लेकिन आप अपनी जरूर डाल देना। आपको जितनी समझ में आ रही है अभी लिख दो, ताकि मैच हो सके आपने कितना देखा, कितना समझ पाए। मस्क्स इन्फ्लुएंस ऑन द टेक इंडस्ट्री इज मोर ग्रेटर देन ऑल को निकाल दो, ठीक है, देन एनीवन इन रिसेंट टाइम्स। मस्क का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है तकनीक की इंडस्ट्री पे, वो ज़्यादा बड़ा है किसी के भी मुकाबले देन एनीवन इन रिसेंट टाइम्स, हाल फिलहाल में। और ये काम है बनाते हुए टेस्ला के मार्केट शेयर को 4 गुना ज़्यादा इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से। और कह रहे जितना ज़्यादा वो एक्सपांड करता है एआई में, द डिफ़िकल्ट, उतना ही डिफ़िकल्ट ये बन जाता है ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स के लिए कि वो कीप अप करें या फिर बराबरी करें मस्क की, इलॉन मस्क की, टेस्ला की। लंबा सेंटेंस है लेकिन एरर्स वही हैं। 4 कॉन्सेप्ट आपने सीखे, इसमें अप्लाई होंगे।
फर्स्ट कमेंट में अगेन आंसर्स डाल दिए हैं, मेरे आंसर से अपने मैच करो, कमेंट्स में डालना। कल की क्लास में होगी मुलाकात एडिटोरियल क्लास में। अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।